एवरीवन, माय नेम इज़ रोशन। आज अब हम थर्ड पार्ट में आ गए यूनिट 3 के, एंड दिस इज़ अबाउट फ्यूल सेल्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये फ्यूल सेल है क्या और हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सो फॉर नाउ, अब इससे पहले आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी उसमें हर बार एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी कन्वर्जन सब देख रहे थे कि सम वॉट आप कुछ भी कोशिश कर रहे हो, लाइक आपके पास वाटर है, आप उसके स्टीम के एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो। आपने देखा कैसे सोलर एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। आपने देखा कैसे एमएसडी की मदद से डायरेक्टली हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, और नॉन इलेक्ट्रिकल मेथड्स में भी यूज़ करके हम घर में यूज़ कर रहे थे। सो सिमिलर वे में अब क्या हुआ कि अब हम लोग थोड़ा अपग्रेड करके अब जा रहे हैं केमिकल के बारे में पढ़ने के लिए। सो फ्यूल सेल इज़ नथिंग बट एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। ठीक है, सो यू कैन रीड आउट व्हाट इज़ अ फ्यूल सेल. It is an electrochemical device that converts electrical energy, that converts chemical energy produced in a chemical reaction into electrical energy. Right? ये क्या करता है, आपके एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, जिसको हम लोग केमिकल एनर्जी बोलते हैं, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आप इस वाले ऐसे डिवाइस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस, एंड फ्यूल सेल इज़ वन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक। सो फ्यूल सेल की इतनी सी बात तो समझ में आई कि फ्यूल सेल इज़ नथिंग बट अ इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस दैट इज़ यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. More specifically, it is an electrochemical device that combines hydrogen and oxygen to produce electricity. ज़्यादा स्पेसिफिक होकर हम लोग रिएक्शन बेस्ड पे डिफाइन करें ना, तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, साथ में वाटर और हीट भी निकालते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन को ही हम लोग कह रहे हैं एक ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जहाँ पे ऐसा कुछ होगा। एक ऐसा डिवाइस बनाओ जहाँ पे जैसे ही इन दोनों का रिकॉम्बिनेशन होता है तो इलेक्ट्रिसिटी भी मिलता है, साथ में आपको वाटर और हीट भी मिलता है एज अ बाई प्रोडक्ट। तो हम ऐसे डिवाइस को ही फ्यूल सेल का नाम देते हैं। समझ में आए? व्हाट इज़ अ फ्यूल सेल डिफाइन कर पाओगे? अगर इसके वर्किंग को समझा जाए कि फ्यूल सेल होता क्या है, तो फ्यूल सेल ना बहुत इजी से चीज़ है। फ्यूल सेल मल्टीपल टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, बट एक वन थिंग इज़ श्योर कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो होंगे ही, स्पेसिफिक इक्वेशन में ही हमने बोल दिया पहले ही। तो हम लोग इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। पहले एक जनरल इसका प्रोडक्ट समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये सेल काम करता है। तो बोला गया है फ्यूल सेल जनरेट्स इलेक्ट्रिकल पावर बाय कॉन्टिन्यूसली कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय अ वे ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। वहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं, जिससे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स मतलब जहाँ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ आकर करते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस जब अकर करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, तो वहाँ पर हमें एनर्जी मिलती है बहुत सारी। तो उस केमिकल एनर्जी की मदद से ही हम लोग कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाए। दैट इज़ द समथिंग जो हमारा एजेंडा है, और हमारा आप कह सकते हैं हमारा मोटो है। हम ये चीज़ बना क्यों रहे हैं, फ्यूल सेल बनाया ही क्यों गया था? इट इज़ नॉट नेचुरली अकरिंग ना, ये हमने बनाया है, मैनमेड थिंग है। तो क्यों बनाया, उसके पीछे पर्पस होना चाहिए। आपको पता चला है रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज हो रही है, तो क्यों ना इस हीट से भी हम लोग कुछ बना लें। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। अ फ्यूल सेल इटसेल्फ हैज़ नो मूविंग पार्ट, इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, मेकिंग इट अ क्वाइट एंड रिलायबल सोर्स ऑफ पावर। बहुत ही शांत स्वभाव का होता है। आप रिमोट के अंदर जब सेल लगाते हो तो यू नो दैट कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, बट ऐसा तो नहीं होता ना वो सेल आवाज़ कर रहा होता है, वो बैटरी से आवाज़ आ रही होती है कि आपके रिमोट में से आवाज़ निकल के आ रही है। ऐसा कभी नहीं होता। तो ये इसका सबसे रिलायबल सोर्स ऑफ पावर इसलिए माना जाता है बिकॉज ये बहुत शांत है। फ्यूल सेल टिपिकली यूटिलाइज हाइड्रोजन एज द फ्यूल and oxygen, usually from air, as the oxidant in the electrochemical reaction. The reaction results in electricity और साथ में बाई प्रोडक्ट में मिलते हैं वाटर एंड हीट। ठीक। अब इसका रिएक्शन समझते हैं, किस तरीके से रिएक्शन हुआ, क्या हो रहा होगा रिएक्शन के अंदर। उस रिएक्शन को समझने के लिए इस डायग्राम को बहुत ध्यान से समझना। हुआ क्या, इस डायग्राम को ना मैं एक बार और ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ पाओ। आप एक इलेक्ट्रोड खरीद कर लेकर आए मार्केट से, ठीक है। एक का नाम एनोड रखा, दूसरे का नाम कैथोड रखा। कार्बन के इलेक्ट्रोड्स हैं ये सारे। अब क्या हुआ, इस एनोड पे लेट्स से ये हमारा एनोड है, लेफ्ट साइड में एनोड होता है, इधर में कैथोड होगा। इसकी खास बात क्या थी कि ये पोरस इन नेचर था। पोरस मतलब इसके अंदर थोड़े बहुत ऐसे होल्स थे जहाँ से आर पार जाना थोड़ा मुमकिन था हमारे लिए। क्लियर? यहाँ से अंदर जाया जा सकता था। आपने क्या किया, इस सरफेस को कुछ ऐसा बनाया इस तरीके से कि इस जगह से ना आप हाइड्रोजन का इनपुट करा पाओ।
यहाँ से आप हाइड्रोजन यहाँ पे इनपुट करा पाओ। जैसे ही हाइड्रोजन इनपुट कराओगे, आपको पता है H2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं मार्केट में। H ऐसा दिखता होगा ना, H और H कुछ इस तरीके का, वैसे इमेजिन करके चलते हैं। ठीक, आपके पास ऐसे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। आपने क्या किया, इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को यहाँ से इनपुट कराया, और क्योंकि ये एनोड जो था वो पोरस था, तो ये एनोड से पार हो सकता था हाइड्रोजन। इस एनोड के अंदर आपने एक कैटलिस्ट फिट किया, आपने कैटलिस्ट यूज़ किया। जब भी हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O2 सेल की बात करते हैं, तो हम लोग कैटलिस्ट के लिए प्लैटिनम ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, कैडमियम ले सकते हैं। तो ये कुछ हैं हमारे पास नेम जिनको हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। और सिमिलरली आपने इधर साइड में क्या किया, यहाँ पर आपने पैसेज बना दिया फॉर O2, ऑक्सीजन इनपुट कराने के लिए इधर साइड से रास्ता दे दिया। ठीक, अब क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी यहाँ से रास्ता है, क्योंकि कैथोड भी पोरस है, तो यहाँ से ऑक्सीजन भी बड़े आराम से आगे पीछे जाके रिएक्शन कर सकते हैं। ये जो बीच का खाली एरिया था ना, इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग थी, यहाँ पर आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन भर दिया। आपने यहाँ पर एक सॉल्यूशन भरा, उसी सॉल्यूशन के बेसिस पर ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल सेल्स बनाए गए हैं। अगर इस जगह पे आप एल्कलाइन नेचर डाल दो, एल्कलाइन बोले तो आप KOH डाल दो या फिर NaOH डाल दो, आप एल्कलाइन सॉल्यूशन भर दो एज अ इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है, एज इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट चेंज करते हैं, टाइप ऑफ फ्यूल सेल बदल जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। कीप दिस थिंग इन माइंड कि जैसे KOH और ये यूज़ किया तो ये अल्कलाइन टाइप का था हमारा। इसमें क्या होगा, हमें पता है कि इसके अंदर ऐसे K प्लस और OH माइनस बन जाएगा, K प्लस और OH माइनस, इस तरीके से सारे के सारे K प्लस OH माइनस के फॉर्म में होंगे। जैसे ही हाइड्रोजन आता है, आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन कैसा रिएक्शन करता है। हाइड्रोजन अपने आप से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, और वो H प्लस आयन क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर वो एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट करेगा और H प्लस आयन बना देगा। इसी तरीके से यहाँ पे और भी हाइड्रोजन आए होंगे, तो आपके पास 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे चारों हाइड्रोजन आए और 4 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन आपके एनोड पर आगे चिपक गए हैं। आपको क्या करना है, सिंपल एक्सटर्नल सर्किट में यहाँ पर एक LED लगा करके चेक कर लो। LED से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 4 आए थे, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को रास्ता मिला ट्रैवल करने के लिए, ट्रैवल करके यहाँ पहुँच गए। तो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करेंगे अगर थ्रू अ वायर, तो आपका जो बल्ब है वो ग्लो करने लगेगा। एंड दिस इज़ हाउ यू यूज्ड योर फ्यूल सेल। पहली बार आपने फ्यूल सेल यूज़ किया जहाँ केमिकल एनर्जी से आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया, क्योंकि यहाँ जो केमिकल रिएक्शन हुआ उसके कारण एक इलेक्ट्रॉन निकला, और वही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी बन गया। जैसे ही उसको पाथ मिला ट्रैवल करने के लिए, वो मूव करने लगा। सो दिस इज़ हाउ फ्यूल सेल इज़ वर्किंग। अभी हम रिएक्शंस देखेंगे, इसमें रिएक्शन की बात करेंगे, बट ओवरऑल पिक्चर आपको क्या समझ में आ गया होगा कि आपके पास एनोड है, कैथोड है, इलेक्ट्रोलाइट है, कैटलिस्ट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए इनपुट की जगह दी गई है, और जो एनोड कैथोड है वो पोरस इन नेचर है। क्लियर है। जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट का नेचर बदल दोगे, इलेक्ट्रोलाइट चेंज करोगे, उसी हिसाब से आपका फ्यूल सेल भी चेंज हो जाएगा, दूसरे दूसरे टाइप्स के फ्यूल सेल्स आ जाएंगे। अब इसको रीड कर लो। When hydrogen gas is introduced in the system, the catalyst surface of the membrane splits hydrogen gas molecule into proton and electron. H plus और इलेक्ट्रॉन में तोड़ देता है हाइड्रोजन को। The proton passes through the membrane. H plus जो है बहुत आराम से इस मेम्ब्रेन से पास कर जाता है and reacts with oxygen in presence oxygen in the air. यहाँ H प्लस आया, यहाँ से O2 आ रहा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं और उसके मदद से वाटर बनता है, फॉर्मिंग वाटर। दिस इलेक्ट्रॉन विच कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन मस्ट ट्रैवल अराउंड इट। इलेक्ट्रॉन जो है वो इस मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता था, बट जो आयन है, H प्लस आयन है, वो पास हो सकता था। तो इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल कराने के लिए आपने क्या किया, बाहर से एक सर्किट लगा दिया जिसकी मदद से DC करंट, आपको DC इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट मिलने लग गया। सो दिस इज़ हाउ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज़ वर्किंग। आई गेस ये कॉन्सेप्ट अब समझ में क्लियर हो गया होगा कुछ हद तक, तो कि कैसे फ्यूल सेल काम करता है। ठीक है, फ्यूल सेल के टाइप्स और इन पे जब जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखो, टाइप्स ऑफ फ्यूल सेल की बात करें तो 4 टाइप्स के फ्यूल सेल हमारे सिलेबस में डिफाइंड है। पहला है एल्कलाइन। तो अभी बताया, एल्कलाइन मतलब जहाँ पर आपका इलेक्ट्रोलाइट जो हो एल्कलाइन हो, यानी आप वहाँ पर KOH या फिर NaOH का इस्तेमाल करोगे एज अ इलेक्ट्रोलाइट। फॉस्फोरिक एसिड में आप एज अ इलेक्ट्रोलाइट H3PO4 यूज़ करोगे, यानी ये H प्लस और PO4 3 माइनस आयन में ब्रेक हो जाएगा। कार्बोनेट के अंदर अब या तो लिथियम कार्बोनेट यूज़ कर लो या फिर पोटेशियम कार्बोनेट यूज़ कर लो। सॉलिड ऑक्साइड के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हो, जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो हर बार हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा कॉन्सेप्ट। समझिए, देखो, एल्कलाइन फ्यूल सेल की बात करी जाए तो सेम स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रोलाइट जो हम यूज़ करते हैं वो बदल जाता है। वो बदलते ही पूरी कहानी बदल जाती है।
You can read out. जो alkaline है, alkaline fuel cell, this type of fuel cell was introduced in early 1960s. As electrolyte used for this device is aqueous alkaline solution like potassium hydroxide. The procedure for electricity consumption is rather expensive. तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ किया है? KOH. हम यहाँ पर NaOH भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू अस. तो इलेक्ट्रोलाइट बदल दिया, उसके बेसिस पे इसको हमने एल्कलाइन फ्यूल सेल का नाम दे दिया. बाकी सब कुछ तो सेम है ना. यहाँ से ऑक्सीजन इनपुट करा रहे हो, ये पोरस एनोड है, तो यहाँ पर जैसे ही हाइड्रो ऑक्सीजन आता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रोटोन इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है, प्रोटोन पोर से पास कर जाता है, बीच में सॉल्यूशन में पहुँच जाता है. बट इलेक्ट्रॉन्स यहीं एक्यूमुलेट होते रहते हैं, और जैसे ही बाहर से सर्किट कनेक्ट करते हो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैवल करने का मौका मिल जाता है. तो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है. इट हैज़ कंप्रेस्ड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्यूल, ऑब्वियस है. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया गया है. एफिशिएंसी नियरली 70% है, जो कि बेस्ट है. इससे ज़्यादा एफिशिएंसी हमारे पास और किसी में नहीं आ पाती है, अनलेस आप बहुत ज़्यादा प्योरीफाइड फॉर्म में अपने एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे हो. 150 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस ऑपरेटिंग टेम्परेचर है इसका, क्योंकि रिएक्शन के दौरान इतनी हीट डेवलप हो जाती है. और ये बता रहा है कि कितना इसमें आप आउटपुट पावर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 300 वाट से 5 किलोवाट आउटपुट रिक्वायर्स प्योर हाइड्रोजन फ्यूल एंड प्लैटिनम कैटलिस्ट. इस कारण से भी हम लोग कहते हैं, सोचो प्लैटिनम तो काफ़ी महंगा मेटल है ना, प्लैटिनम सस्ता तो आता नहीं है. एंड दैट इज़ वाई इस टाइप के जो सेल्स हैं, जैसे ये जो फ्यूल सेल है हमारा एल्कलाइन, ये काफ़ी महंगा होता है. जितने भी फ्यूल सेल हैं इसको हम डे टू डे लाइफ में सिर्फ इसलिए नहीं यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, कैटलिस्ट काफ़ी महंगा हो जाता है. ठीक है. फॉस्फोरिक एसिड की बात करी जाए तो फॉस्फोरिक एसिड का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि बीच में सिंपल इस बार क्या यूज़ करोगे, H3PO4. ठीक. तो यहाँ बताया गया है फॉस्फोरिक एसिड, इसी को कहते हैं, फॉस्फोरिक एसिड का ही फॉर्मूला है वो. एज इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करोगे, बाकी सब कुछ सेम है इसमें. इसकी एफिशिएंसी 40 to 80% की होती है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर सेम होता है. आप इसका 11 मेगावाट यूनिट हैव बिन टेस्टेड, इतना टेस्ट किया जा चुका है कि इतनी ज़्यादा पावर ये दे पाता है. सल्फ़र फ्री गैसोलीन कैन बी यूज एज फ्यूल. इसके अंदर सल्फ़र फ्री गैसोलीन का आप इस्तेमाल कर सकते हो. इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप सल्फ़र फ्री वाले यूज़ नहीं कर रहे हो, आप जिसमें सल्फ़र डाल रखा है वो यूज़ करोगे, तो समवॉट आपका सल्फ़र रिएक्टिव है, वो रिएक्ट कर जाएगा फॉस्फोरस के एलिमेंट्स के साथ, तो आपके सेल को ख़राब कर देगा. तो आप सल्फ़र फ्री गैसोलीन कैन बी यूज एज अ फ्यूल इन दिस पर्टिकुलर फ्यूल सेल ऑल्सो. और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो वेरी कोरोसिव होता है. प्लैटिनम कैटलिस्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ. प्लैटिनम महंगा है, इसलिए ही फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल हम लोग कम करते हैं, डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते. मॉल्टन स्टेट की बात करें, मॉल्टन कार्बोनेट की बात करें, तो आप यहाँ पर या तो लिथियम कार्बोनेट यूज़ कर लो, सो पोटेशियम कार्बोनेट यूज़ कर लो एज अ, यहाँ पर देखो लिखा भी होगा. सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करने के लिए कह रहा है कि मोल्टेन अल्कलाइन सोडियम बाइकार्बोनेट एज इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं. तो Na2CO3 की बात चल रही है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है. तो ये ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, CO3 माइनस, यही तो कार्बोनेट है, यही कार्बोनेट बीच में प्रेजेंट होता है, कार्बोनेट ट्राई ऑक्साइड आयन. तो यही कार्बोनेट ट्राई ऑक्साइड आयन जो है ये रिएक्टिव होगा, बीच पे प्रेजेंट रहेगा, रिएक्शन करवाएगा. बाकी सारी कहानी सेम टू सेम चलेगी. ठीक है. हम अभी ना एक बार रिएक्शन जब लिखेंगे तो रिएक्शन से आपको बेहतर समझ में आएगा कि हो क्या रहा है इसके अंदर. ठीक. सिमिलरली सॉलिड ऑक्साइड के अंदर भी हम लोग ऑक्सीजन के आयन्स रखते हैं बीच में. और अब इन बहुत ज़्यादा थियोरी के पीछे मत जाना, क्योंकि सेम थियोरी सब में आ रही है, बस हम लोग थोड़े यूज़ केसेस डिफरेंट कर रहे हैं. जैसे ही हम लोग सॉलिड ऑक्साइड की बात करते हैं, इट इज़ मोस्ट कमर्शियली यूज्ड फ्यूल सेल. इसका कमर्शियल पर्पस ज़्यादा है क्योंकि इसमें एफिशिएंसी उससे ज़्यादा मिल रही होगी, हायर टेम्परेचर पे ऑपरेट किया जाना होगा, रूम पे हम लोग नहीं कर सकते घर पे बैठे बैठे. इसीलिए सबके यूज़ केसेस डिफरेंट हैं. बेस्ड ऑन दैट हम लोग इतने सारे टाइप्स के फ्यूल सेल्स पढ़ रहे हैं. ठीक. अब अगर मैं इसी फ्यूल सेल का रिएक्शन लिखना चाहूँ तो रिएक्शन आपको क्या लगता है, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन है तो पहले मैं इसका रिडक्शन लिख दूँ. चलो ऑक्सीडेशन अगर मैं करवाऊँ पहले, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा हुआ, आपके पास 2H2 मॉलिक्यूल्स थे, इन्होंने फॉर्म किया 4H प्लस आयन्स प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो हो गया. लेकिन जब रिडक्शन की बात आई सॉरी, जब रिडक्शन की बात आती है तो आपको पता चला कि यहाँ पर इस वाले एरिया में
यहाँ पर H प्लस H प्लस H प्लस ऐसे बहुत सारे आयन्स बने हुए थे, 4 आयन्स थे। वैसे ही K प्लस और OH माइनस के भी 4 आयन्स थे। तो यहाँ क्या होता है कि ये H प्लस और OH माइनस मिल करके वाटर मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। यानी आपके पास यहाँ पर 4H प्लस प्लस 4OH माइनस गिव्स 2H2O। दो वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे, ये दो ही बनाएंगे ना, दो और दो चार, तो ये 4 वाटर मॉलिक्यूल्स बना देंगे। माई मिस्टेक, 4 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। और साथ, और क्योंकि इन दोनों को ज्वाइन किया है आपने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से ज्वाइन हो गए ये दोनों। अब ये जो रिएक्शन चल रहा होगा ये तो साथ के साथ हुआ होगा ऑक्सीडेशन के टाइम पे ही। जब ये ब्रेक डाउन करके इस फॉर्म में जाएगा, H प्लस बनेगा, H प्लस OH को देखते ही उसके साथ रिकम्बाइन कर जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का अगर नेट रिएक्शन लिखने जाओ कि क्या हुआ है, तो आपको ऐसा दिखेगा कि ये H प्लस से H प्लस कैंसिल हुआ और आपको मिल रहा है 2H2 प्लस OH माइनस गिव्स 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन मिला आपको ऑक्सीडेशन साइड पे। अगर मैं रिडक्शन साइड के रिएक्शन लिखूं, सिमिलरली हम लोग जब रिडक्शन रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा कि आपके पास ये जो रिएक्शन हुआ ये तो ऑक्सीडेशन साइड में हुआ। रिडक्शन साइड में आपके पास अभी दो मॉलिक्यूल्स बच गए हैं वाटर मॉलिक्यूल के। ठीक, आपके पास दो वाटर मॉलिक्यूल्स बच गए हैं, साथ के साथ आपके पास O2 है और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। जब ये सारे आपस में रिएक्ट करते हैं तो 4 OH माइनस आयन्स क्रिएट कर देते हैं। क्लियर? तो ये जो रिएक्शन हुआ जहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया यानी खुद को रिड्यूस किया है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन दोनों अगर पता हो तो नेट रिएक्शन लिखा जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ नेट रिएक्शन, तो नेट रिएक्शन लिखोगे तो क्या होगा, आपको दिखेगा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2H2O से ये कैंसिल होगा तो 2H2O बच जाएगा, 4OH से 4OH कट जाएगा। आपका रिएक्शन कैसा बचा, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, दैट्स इट। तो ये जो रिएक्शन हुआ है ना, ये जो रिएक्शन आपने बनाया जिसमें OH था तो OH इलेक्ट्रोलाइट ख़त्म नहीं हुआ। बट द पॉइंट इज़, इस रिएक्शन से आपको पता क्या चलता है कि आफ्टर ईच रिएक्शन, जब भी ये रिएक्शन अगर करेगा, आप इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर लोगे बट हर बार ये 2H2O बनता जाएगा। और जैसे जैसे 2H2O की क्वांटिटी बनती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है, यानी आपने जो KOH मिला रखा था, ये KOH डाइल्यूट हो जाएगा, पानी के साथ घुल रहा है ना। पानी के साथ जब बेस को मिलाते हैं या फिर एसिड को मिलाते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनता है। तो ये डाइल्यूट होते होते एक टाइम पे बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, जो हम लोग कहते हैं कि सेल ख़राब हो गया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बस समझना है इसमें कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसकी एफिशिएंसी घट जाती है, क्योंकि बाई प्रोडक्ट में आपके पास वाटर मिल रहा है और इस वाटर के प्रेजेंस के कारण आपका जो सॉल्यूशन है, जो इलेक्ट्रोलाइट है KOH का, वो डाइल्यूट हो जाएगा। और डाइल्यूट होने के बाद रिएक्शन मतलब उसके आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन तो फिर OH माइनस ज़्यादा बचा नहीं है। तो एक टाइम के बाद सर्टेन रिएक्शन रुक जाएगी, रिएक्शन रुकेगी तो ओवरऑल आपका सेल काम करना बंद कर देगा। सो इन दिस वे फ्यूल सेल वर्क्स। फुल सेल की वर्किंग समझ में आई है, किस तरीके से सारे काम कर रहे हैं। ये जो रिएक्शन है ना, आप सिर्फ एक बार एक सेल के लिए रिएक्शन समझो। ये एल्कलाइन के लिए मैंने बताया है, H2O2 सेल के लिए बताया है, H2O2 सेल। ऐसे ही ये सारे सेल्स के लिए इसको H3BO3 सेल बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में लिखेंगे तो फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल बोलोगे। PAFC के नाम से ही पूछा जाता है, मॉल्टन कार्बोनेट। सब कुछ सेम होगा, रिएक्शन आपको नहीं लिखना है, आपको एक्सप्लेन करना है सिंपल इस चीज़ों को। और अगर H2O2 आता है और रिएक्शन बताना चाहते हो तो बता सकते हो, आपको इन सब के लिए रिएक्शन नहीं बताना है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला जाएगा बात, और ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। आप फिगर समझाइए, वर्किंग समझाइए और हो क्या रहा है ये बताओ। ठीक है, और इन थियरीज़ को जो स्मॉल पॉइंट्स हैं वो याद रखना कि एल्कलाइन के लिए एफिशिएंसी नियरली 70% होता है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना होता है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ करते हैं। ठीक है, सिमिलरली या फॉस्फोरस के केस में भी यही 3-4 बातें याद रख सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट, एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग टेम्परेचर। और इलेक्ट्रोलाइट इज़ वेरी कोरेसिव, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ किया है वो एसिड है, तो एसिड है तो वो वहाँ के इलेक्ट्रोड्स जो है ना, जो रॉड है उसको कोरोड कर देगा, इसलिए कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा कोरेसिव है। सिमिलरली आप मॉल्टन कार्बोनेट के बारे में बता सकते हो, इसके बारे में ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। इट इज़ नॉट सो एक्सपेंसिव इन प्रोडक्शन, हैंस कैन बी यूज्ड एज कमर्शियल यूजेस, इट हैज़ एन एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 55%। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे आते हैं, समझते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल।
अगर एडवांटेजेस की बात करी जाए तो वाटर इज़ द ओनली डिस्चार्ज। इसके अंदर हमने देखा कि सिर्फ पानी निकल रहा था, या तो पानी आ रहा था बाई प्रोडक्ट में या फिर हीट आ रही थी। तो हीट का तो इस्तेमाल हम कर सकते हैं, पानी ही तो है, यानी पानी को हम लोग वापस पीने योग्य बना सकते हैं। अगर आपको ना पता हो तो फ्यूल सेल का सबसे पहला जो इस्तेमाल किया गया था वो हमारे स्पेस क्राफ्ट में किया गया था, अपोलो स्पेस क्राफ्ट में। और उसमें आफ्टर उसको शायद 11 घंटे तक यूज़ किया गया था उस सेल से। उस सेल की मदद से हम लोग पहुँचे थे अंतरिक्ष, और वहाँ जाने के बाद उससे निकलने वाले बाई प्रोडक्ट का जो पानी था उसको प्योरीफाई करके पिया भी गया था। तो एक डाउट आता होगा ना मन में कि ये तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना सर, मतलब हुआ क्या कि तो सॉल्यूशन था, वाटर के साथ KOH भी तो था थोड़ा बहुत वहाँ पे, सॉल्यूशन था ये तो एसिड और बेस और वाटर का। तो हमारे पास कई सारे मेथड्स आपने पढ़ा होगा, डिफ्यूज़न मेथड के थ्रू और रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड के थ्रू आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की मदद से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग कर सकते हो। तो ऐसे कई सारे मेथड्स हैं हमारे पास जिसकी मदद से आप उस पानी को पीने लायक बना सकते हो। दैट्स द बेनिफिट ऑफ यूजिंग फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल के यूज़ केसेस बहुत सारे हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हो। हायर एफिशिएंसी देन द कन्वेंशनल इंजन्स, एक्सेलेंट पार्ट फॉर लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, ज़ीरो एमिशन, इसमें कोई भी लॉसेज नहीं हो रहा है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग नहीं निकाल रहे हैं। हाँ, अनलेस आप कार्बन डाइऑक्साइड तभी निकलता है जब कार्बोनेट वाला यूज़ करते हो, आप कार्बोनेट सेल यूज़ करते हो। कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है, यानी कोई नॉइज़ नहीं होगा। क्लियर। डिसएडवांटेज, कुछ मिथेनॉल रिफॉर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डिस्चार्ज करता है। लिटिल मोर एफिशिएंट दैन अल्टरनेटिव्स, मतलब इससे ज़्यादा कुछ कुछ हैं चीज़ें जहाँ पर हमें ज़्यादा एफिशिएंसी मिल जा रही है, नॉट इन ऑल। इसलिए इसको हम लोग कंपेयर करते हैं आपस में ही। टेक्नोलॉजी करेंटली एक्सपेंसिव, अभी के लिए तो ये करेंसी टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव है, बट आने वाले टाइम में मे भी ये सस्ता हो जाए। हाइड्रोजन ऑफन क्रिएटेड एज डर्टी एनर्जी, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन को यूज़ करना ना बहुत डिफिकल्ट है, हाइड्रोजन की एनर्जी को, इट्स नॉट दैट ईजी, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में मिलता नहीं है ना, प्योर हैंडल इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें, इनका क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, हम फ्यूल सेल्स का कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। सो फ्यूल सेल कैन बी यूज्ड एज अ पावर सोर्स इन रिमोट एरियाज, कैन बी यूज्ड एज power off grid power supplies, and can be applicable in both hybrid and electrical vehicles। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सेलुलर फ़ोन्स, लैपटॉप और सिस्टम्स के अंदर, जैसे हमारे घड़ियों के घड़ी है, इसके अंदर मुझे सेल लगाना है, जो लैपटॉप के अंदर लिथियम आयन की बैटरी है तो उसके अंदर हम लोग फ्यूल सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। हॉस्पिटल, क्रेडिट कार्ड सिस्टम, पुलिस स्टेशन, बसेस, कार, प्लेन, बोट, हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है, टेलीकम्युनिकेशन, MP3 प्लेयर। सो देर इज़ अ वेरी ह्यूज एरिया जहाँ पर हम लोग फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक। विद दिस हमने थर्ड यूनिट पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आई गेस आपको फ्यूल सेल की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। क्या है ये फ्यूल सेल, कैसे काम करता है, क्या प्रिंसिपल है इसका, क्या लिमिटेशन है, क्या डिसएडवांटेज हैं, परफॉर्मेंस कैसी है इसकी। आई गेस ये सारे पॉइंट्स अब क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है जस्ट पिंग इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।